नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल कक्षा 12 के सिलेबस के डे 42 में है और चैप्टर के लगभग लास्ट भाग में पहुंच गए हम। और लास्ट जो टॉपिक है वो है आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण एवं ऊर्जा हानि, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड लॉस ऑफ एनर्जी बाय कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्टर्स। इसके अंदर दो बातें हम सोल्व करेंगे, आवेशों का पुनर्वितरण और ऊर्जा हानि। पहले हम समझ ले मतलब क्या है इसका, कि हमारे पास दो चालक है, कोई भी हमने नॉर्मली स्टेरिकली बना लिया, इसे कोई जरूरी नहीं है, कैसे भी हो सकते हैं। दो चालक हैं, दोनों की धारिता अलग अलग कुछ भी हो सकती है, C1 C2, दोनों का जो पोटेंशियल है वो कुछ भी हो सकता है, V1 V2, और उन पे चार्ज कितना भी हो सकता है, Q1 Q2, दोनों अलग अलग है, दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। तो यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, Q इज इक्वल टू चार्ज, Q इज इक्वल टू CV, इसके लिए भी Q इज इक्वल टू CV। यहाँ क्या आ जाएगा, Q1 इज इक्वल टू C1 V1, और यहाँ आ जाएगा Q2 इज इक्वल टू C2 V2। अब बात करें पुनर्वितरण की, रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि चार्जेस जो है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चले जाए। तो वो कंडीशन कब होगी, जब दोनों में संपर्क होगा। बिना संपर्क चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक जो चालक है उसको दूसरे से टच करवाएंगे, संपर्क करवाएंगे। उसके लिए हम यहाँ बहुत पतले तार की कल्पना करेंगे कि यहाँ जो दोनों में कोई ना कोई चालक जोड़ना पड़ेगा, बीच में कोई वायर लगानी पड़ेगी। लेकिन वो जो वायर है वो हम ये मान रहे हैं बहुत पतली है, उसकी जो खुद की जो धारिता है वो नगण्य है। वरना क्या होगा, कुछ चार्ज उस वायर पे भी रहेगा तो वो चार्ज कैलकुलेशन में नहीं आएगा। इसीलिए हम पहले ही इस बात को लेकर चल रहे हैं कि जिस वायर से इनको कनेक्ट करेंगे वो वायर, उसका खुद की जो कैपेसिटेंस है वो नेग्लिजिबल है, और वो वायर जो है बहुत पतला वायर है। अब क्या होगा, जैसे ही हम इनको कनेक्ट करेंगे तो दोनों पे चार्जेस अलग अलग मान के चल रहे हैं, तो जिस पर ज्यादा चार्ज है वहां हाई टू लो क्या होगा, ट्रांसफर होगा। जहां पर आवेशों का संख्या ज्यादा है वहां से कम की तरफ स्थानांतरण होगा, ठीक है, उच्च से निम्न की ओर। और कब तक होगा, जब तक होता रहेगा जब तक ये इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आ जाते हैं, साम्य अवस्था की स्थिति में नहीं आ जाते हैं, तब तक स्थानांतरण होता रहेगा। और जब साम्य अवस्था में आ जाएंगे तो चार्ज जो है वो क्या होगा, इनके पोटेंशियल जो है बराबर हो जाएगा। यानी इन पर आवेश तब तक स्थानांतरित होता रहेगा जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता, ठीक है। जब तक विभव समान नहीं हो जाता तब तक आवेश स्थानांतरित होता रहेगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ V1 है और यहाँ V2 मान रहे हैं, दोनों पर क्या हो जाएगा, विभव V हो जाएगा। तो उसमें हम देखो कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे इसके अंदर। क्या क्या, सबसे पहली बात तो हम दोनों की इक्वेशन लेंगे कि अलग अलग स्थिति में कुल चार्ज कितना है। जब इसको कनेक्ट कर दिया तो कुल चार्ज कितना है। उसके बाद में चार्ज की जो आवेशों का पुनर्वितरण है उसके कारण फिर जब दोनों का विभव समान हो गया तो उस विभव का फॉर्मूला क्या है वो निकालेंगे। फिर उसके बाद में हम इसके अंदर कि पहले जो ये गोला है पहला, उससे कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, उसके विभव में कितना परिवर्तन हुआ है। दूसरा जो गोला है उसके विभव में कितना परिवर्तन हुआ है, यानी आवेशों के वितरण से जितना परिवर्तन होगा वो सारी बातें हम इसके अंदर सोल्व कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है, तो इसमें सबसे पहली बात हम क्या सोल्व करेंगे, अलग अलग के लिए वैल्यू लेंगे, फिर दोनों कॉम्बिनेशन करके और उसके बाद में देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है इस टॉपिक की, कि इसके जो रिजल्ट्स है वो बहुत काम आएंगे, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से ले लिए जाते हैं। दो चीजों में ज्यादा काम आएंगे, इनके जो रिजल्ट्स हैं उनको डायरेक्ट यूज कर लिया जाता है, यानी डायरेक्ट वो रिजल्ट ही पूछ लेंगे। और दूसरा न्यूमेरिकल में ये बहुत ज्यादा यूज होंगे, तो वहां पर भी अगर हमें ये कंसेप्ट नहीं पता कि आफ्टर कनेक्शन इनको अगर कनेक्ट करते हैं तो उसके बाद में फिर आवेशों में क्या फर्क पड़ता है, उनके आवेशों का और उनकी धारिताओं का आपस में क्या रिलेशन हो जाता है, फिर बाद में विभव कितना हो जाता है, तो वो किस किस बात पे निर्भर करता है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो सारे इससे काफी बातें इससे सोल्व होंगी। तो हम इसको सिस्टमेटिक लेते हैं पहले। अब हम मान के चल रहे हैं, ये आप लिख लेना इसके अंदर कि दो चालक बोले हैं, अलग अलग त्रिज्या होगी तो अलग अलग इनका एरिया हो जाएगा, अलग अलग इनकी धारिता हो जाएगी। एक की धारिता C1, इसका विभव V1 और इस पर आवेश Q1 है। दूसरे की धारिता C2, इसका विभव V2 और इस पर चार्ज
Q2 है। ठीक है, तो ये A है, तो चालक A के लिए Q1 इज इक्वल टू क्या आएगा, C1 V1। चालक B के लिए Q2 इज इक्वल टू क्या आएगा, C2 V2। अब देखो क्या होगा, कुल आवेश कितना होगा, दोनों पर कुल आवेश, दोनों के आवेशों का योग कर देंगे, क्योंकि आवेश संरक्षण सिद्धांत की सब जगह पालना होती है। पहले चैप्टर में भी बात कर चुके हैं कि आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। प्रकृति का टोटल जो चार्ज है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर आप जैसे मान लो कोई डायरेक्ट इस क्लास में पहुंचा है, स्माइल के माध्यम से आप देखते हो, डेली वीडियोस आते हैं ये स्माइल के माध्यम से, तो आप उनमें भी देखते हो कोई डायरेक्ट मान लो इस थर्ड चैप्टर पे आया या सेकंड पे आया है, तो आप डे 1 से देखना जरूर शुरू करेंगे, ये बात आप ध्यान रखें। डे 1 से देखना जरूर शुरू करें। आपको जब आप इस चैनल पे जाएंगे तो आपको नीचे सबसे लास्ट में पहले 11th की कुछ वीडियोस होंगे, उनमें लिखा होगा, उसके बाद 12th की वीडियो शुरू हो चुकी है पिछले 40 डेज से, आज 41 क्लास है, तो उसमें आपको डे 1 ब्रैकेट में 12th लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद टॉपिक का नाम भी मिलेगा और उसकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल भी मिल जाएगी आपको कि आपका ये चैप्टर पहला है और टॉपिक का जो नाम है वो दे रखा होगा, उसके अंदर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको कुछ भी पता नहीं चलता है भी ये टॉपिक कौन सा है, सिलेबस में कहाँ है, तो आप डे 1 से चलें, तो आप सिलेबस के अनुसार ही चलेंगे मेरे साथ, क्योंकि मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं राजस्थान बोर्ड के, कि अगर इनको कवर किया जाए तो बिल्कुल 100% मार्क्स हम इजी वे में ले सकते हैं। जितने न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं, कुछ आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रॉब्लम आए वो डाल दें। प्रॉब्लम क्लास के लिए भी कहा गया था कि वो की जाएगी, उसमें थोड़ा समय लगेगा, जब भी होगी तब अपलोड कर दी जाएगी। तो आप डे वाइज देखें अगर, और दूसरा इसके अंदर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जैसे आप चैनल पे जाएंगे, ऊपर ही ऊपर आपको जैसे वीडियोस आती हैं, उसके पास पहला ऑप्शन होता है वीडियोस का, उस पर ओके करते हैं तो फिर क्या आता है, वीडियोस की लिस्ट आ जाती है पूरी। उसके जस्ट पास में एक ऑप्शन होता है प्लेलिस्ट का, आप उसमें जाएंगे तो आपको 4 प्लेलिस्ट मिलेगी, क्योंकि अपने 4 चैप्टर हो चुके हैं, चौथा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो आप प्लेलिस्ट में फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वीडियो 1 से जो भी है उस चैप्टर की, जैसे मान लो चैप्टर संख्या 2, ये वीडियो 11 से शुरू है मान लो, तो 11 से 18 तक है, तो 11 से 18 तक की ये जो 8-9 वीडियो है वो सारी उसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप कंटिन्यूसली देखोगे तो थोड़ा सा पता चलेगा। बीच में किसी चैप्टर के बीच में किसी टॉपिक पे आओगे, जैसे इसमें आ गए, तो जब तक हमें संधारित्र नहीं पता, आवेशों के बारे में नहीं पता, धारिता के बारे में नहीं पता, उसके रिलेशन नहीं पता, तब तक हम इनको समझना थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आप थोड़ा कंटिन्यूटी के साथ देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। अब बात करते हैं इस टॉपिक की। तो यहाँ कुल आवेश जो है वो क्या होगा, दोनों के योग के बराबर आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, तो कुल आवेश Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। इसे देते हम समीकरण नंबर 1, या मान लेते हैं इसमें, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2। इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 1। Q इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखो, अब आप हमने क्या किया है, इसके बाद सेकेंड भाग में इन दोनों को किसी कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया। ये वही है, A कंडक्टर है कोई, ये B है, और इन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया किसी भी वायर से। ये जो वायर है पहले बात कर चुके हैं, फिर एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं कि ये जो वायर है इसका खुद का कैपेसिटेंस नेग्लिजिबल है, यानी ये खुद जो है चार्ज कंजप्शन नहीं करेगा। ठीक है, ये हम लेकर चल रहे हैं। वैसे कोई भी वायर कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन हम उसको इतना पतला इतना मानते हैं कि वो जो करेगा वो नेग्लिजिबल होगा, तो कैलकुलेशन में उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हम उस बात को कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो धारिता तो इसकी जितनी है उतनी रहेगी, C1 है, इसकी C2 है। अब चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा इसमें, तो यहां से जैसे मान लो इस पे Q1 चार्ज है, ये ज्यादा है, तो ज्यादा से कम की ओर जाएगा, तो यहां से
कितना ट्रांसफर होगा चार्ज वो हमें नहीं पता है कितना होगा, वो तो किस पे डिपेंड करेगा कि पहले कितना था और बाद में कितना हो गया, उसका माइनस करके सोल्व कर सकते हैं फॉर्मूला फॉर्म में। लेकिन कब तक ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। तो इसका विभव भी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और इसका विभव भी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अंदर कि जब दोनों चालकों को किसी कंडक्टर से जोड़ दिया जाता है किसी वायर से, तो उस समय दोनों के विभव का जो मान है वो एक समान हो जाता है। अब देखो चार्ज यहां से गया है तो यहां कम हुआ है चार्ज, यहां कम हुआ है, जब यहां कम हुआ है इसका मतलब यहां परिवर्तित हो गया, यहां ज्यादा हुआ है तो यहां भी परिवर्तित हो गया, कितना हुआ है वो हमें नहीं पता है, इसलिए यहां मान लेते हैं कि यहाँ Q1 डैश है और यहां मान लेते हैं क्या है Q2 डैश। ये एक बात हमने एज्यूम कर ली इसके अंदर। अब आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इक्वेशन क्या होगी, इसके लिए देखो Q1 डैश इज इक्वल टू क्या होगा। अब आप इसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी लिखना चाहें तो जरूर आप लिख लें। क्या लिखेंगे इसके अंदर कि जब दो चालकों को किसी चालक के द्वारा जोड़ा जाता है तो आवेश उच्च मान से निम्न मान की ओर तब तक स्थानांतरित होता है जब तक दोनों चालक साम्य अवस्था की स्थिति में नहीं आ जाते। इस स्थिति में दोनों पर विभव का मान एक समान हो जाएगा। ये बात आप जरूर ध्यान रख लें, लिख लें, ठीक है। इसके बाद अभी क्या होगा, इस स्थिति में आवेश पुनर्वितरण के पश्चात Q1 डैश, यही कहते हैं A पर आवेश Q1 डैश इज इक्वल टू C1V1, B पर आवेश Q2 डैश इज इक्वल टू C2V। अब इस पर कुल आवेश कितना होगा, कुल आवेश Q इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो Q इज इक्वल टू आ गया C1V प्लस C2V, या लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। समीकरण नंबर देते हैं इसे 2। ये कौन सी स्थिति है, ये आवेश के पुनर्वितरण से पहले की स्थिति है। ये बात आप ध्यान रखिए, यहां चाहे तो लिख लें आवेश पुनर्वितरण का मतलब स्थानांतरण, पुनर्वितरण से पहले। अब देखो आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है, पहले भी टोटल आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा सकता है, नष्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पहले भी दोनों को, जैसे मान लो यहाँ 10 है यहाँ 5 है तो क्या होगा 15, यहां से मान लो 2 स्थानांतरित हो गए 10 में से, तो यहाँ 8 रह गए, यहाँ 5 के 7 हो गए तो भी 15। इसका मतलब पहले और बाद में टोटल आवेश में कोई अंतर नहीं आएगा। इन मैथमेटिकल फॉर्म वी कैन से दैट व्हेन LHS इज इक्वल देन RHS आल्सो विल बी इक्वल। तो जब इसमें देखिए Q है LHS में तो RHS भी दोनों क्या होगी, समान होंगे। तो यहां से आगे इसकी बात करते हैं समीकरण 1/2 से। एक व 2 से दोनों को बराबर कर दें तो क्या आएगा C1 प्लस C2 इंटू V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। V इज इक्वल टू क्या आ गया C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। देखो अगर ये डेरिवेशन भी कह दिया जाए तो आपको ये क्या लिखा जाएगा, आवेश पुनर्वितरण के पश्चात। पूरा भाग भी पूछा जाए तो जितना पूछा गया उतना नहीं पता, जैसे मान लो इतना ही पूछा जाए तो ये कहा जाएगा कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालकों का परिणामी विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो परिणामी विभव का व्यंजक ये होगा क्योंकि उस समय दोनों विभव समान हो जाएंगे, दोनों के विभव एक जैसे हो जाएंगे। वो डिपेंड किस किस बात पे करेंगे, 2 बातों पे डिपेंड करेंगे, धारिता पर और विभव पर। उनके पहले जो ज्वाइंट करने से पहले उनकी धारिता और उनका विभव क्या था, वो दोनों बातें हमें पता होनी चाहिए।
तो हम इसका परिणामी विभव निकाल सकते हैं। दूसरी बात न्यूमेरिकल ही से है, आपकी बुक के अंदर मिल जाएगा आपको, एक न्यूमेरिकल जरूर है इसमें। तो आप उस न्यूमेरिकल में भी आपको ये दे रखा होगा, दो चालक है जिनकी धारिताएं क्रमशः ये है और इनके विभव इतने हैं। अगर इनको संयोजित किया जाता है या इनको जोड़ा जाता है या इनको संपर्क में लाया जाता है तो परिणामी विभव कितना होगा, इस तरह से पूछ ले। तो फिर आपको क्या करना है, ये वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्यूशन करना है। इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका है, समीकरण 3 इंपॉर्टेंट है जी, फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए महत्वपूर्ण है, इस फॉर्मूले को जरूर आप याद कर लें। समीकरण नंबर 3, यानी मोस्टली अगर इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आता है तो इस बात का जरूर यूज होने वाला है, ये बात आप ध्यान रखें। अब ये किसका रिजल्ट है, आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात दोनों चालकों का परिणामी विभव है। यानी अगर आप कहते चालक एक पर ज्ञात हो तो उस पर भी इतना ही है, और दूसरा कहते हैं चालक बी पर ज्ञात हो तो उस पर भी इतना ही विभव होगा। करते हैं समीकरण 3, आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात दोनों चालकों के लिए विभव को व्यक्त करती है। एक बात शुरू हो चुकी है अभी, महत्वपूर्ण सबसे इसके अंदर क्या है, ये फॉर्मूला महत्वपूर्ण है, आपको ये अलग से पता होना चाहिए कि दो चालकों को जब जोड़ा जाता है तो उनका रिजल्ट क्या आता है। अब इसके अंदर एक बात और करते हैं हम कि अब आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन दोनों आवेशों का अनुपात क्या होगा, ये भी इसमें पूछ लिया जाता है कि पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों के, अलग हेडिंग डाल के लिखना चाहे तो अलग लिख लें, ये इसी का ही पार्ट है, इसके एक दो पार्ट और भी है वो भी करेंगे हम। आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात। सबसे पहली बात तो ये पता हो कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात आवेश कौन से डैश वाले, पहले कौन से Q1 Q2, बाद में कौन से होगा Q1 डैश Q। अगर पहले की बात कहा जाए तो कोई अलग बात नहीं, इसलिए कभी नहीं ली जाएगी ये बात, ठीक है, क्योंकि पता ही होगा C1 B1 होता है, सीट अलग अलग है तो अलग अलग भाग है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं। ऐसी ये जो स्थिति है ये बनती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इसका जो रिजल्ट आएगा। तो देखो अपने दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखा हुआ अपने पास, ये दोनों इक्वेशन आप हम यहां से यूज कर रहे हैं कि Q1 डैश क्या है, C1 भी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन V विल बी कॉमन इन बोथ कंडक्टर्स, दोनों में V जो है वो सेम रहेगा, उसके अंदर चेंज V1 V2 नहीं होगा, बस ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखें। तो आप क्या लिखेंगे, Q डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, Q1 डैश बटे Q2 डैश, तो इसकी वैल्यू क्या है C1 भी और इसकी वैल्यू क्या है C2 भी, तो B से B क्या हो गया कैंसिल आउट, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू क्या आ गया C1 अपॉन C2। तो ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, तो अब अगर हमें ये कॉम्बिनेशन, ये रिजल्ट नहीं पता तो सोल्व करना मुश्किल हो जाता है। इसमें विभव भी दे देते हैं क्वेश्चन में, तो हमें पता है विभव का कोई काम ही नहीं है इसके अंदर। अगर आपको दे दिया धारिताओं का अनुपात ये है, आवेशों का अनुपात ज्ञात करो, तो फिर ये नहीं है कि सोल्व भी नहीं होगा अपने पास, तो V की वैल्यू नहीं दे रखी, तो V की वैल्यू चाहिए भी नहीं है इसके अंदर, ये उस लेकिन उसमें ये वर्ड जरूर लिखा होगा, आवेशों पुनर्वितरण के पश्चात की स्थिति पूछी जाएगी। तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू क्या गया C1 अपॉन C2। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ये बात ध्यान रखना, फॉर शॉर्ट क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहाँ। आप भी ऐसी जो चीजें होती है उनको जरूर नोट कर लिया करें, क्योंकि बाद में हम ये चीजें भूल जाते हैं कि कौन सी किस बात के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप उनको साथ साथ ही लिख लें कि जैसे किसी चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसे लिख लें कि ये जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स में आने के लिए महत्वपूर्ण है।
दूसरी बात, जैसे ऐसे जो टॉपिक्स रहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, जो 1 मार्क्स न्यूमेरिकल पार्ट रहता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। और दूसरी बात, 1 मार्क्स में जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं विदाउट न्यूमेरिकल, यानी न्यूमेरिकल पार्ट नहीं होता, सीधा थ्योरेटिकल अपने को क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसके अंदर ही पूछ लेते हैं। थ्योरी में लिखा जाएगा कि आवेशों के जो चालकों में आवेशों का पुनर्वितरण होता है तो उसके पश्चात उनका अनुपात क्या होगा, तो उसमें केवल हमें क्या लिखना है, C1/C2, बस इसी का एक नंबर होगा। तो अब यहां से अगर चाहें तो हम इसको सोल्व इसी वे में कर सकते हैं। अब इसका रिजल्ट भी अगर लिखना चाहें तो रिजल्ट भी हम लिख सकते हैं कि क्या होगा। रिजल्ट जरूर आप सबके ध्यान रखेंगे, समझ गए, यार रट्टा मारे तो भूल में जाएंगे। जैसे हमें अगर ये फॉर्मूला याद है तो इसका रिजल्ट हम लिख सकते हैं कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। 1-2 क्वेश्चन जरूर ऐसे आते हैं जिनसे रिजल्ट से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं कि सिद्ध कीजिए कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। क्वेश्चन पेपर बनाना होगा तो क्या लिखना है, केवल आगे ये लिखना सिद्ध कीजिए। लेकिन अपने को फिर उसके अंदर पूरी वैल्यू नहीं दी जाएगी, अपने को पता होना चाहिए कि क्या सिद्ध करना है और वो कहां से शुरू होगा और कहां तक अपने किस वे में सोल्व करना है। इसलिए ये रिजल्ट जरूर ध्यान रखें, तो फिर हमें पता रहेगा कैसे सोल्व करना है। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात चालकों की धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। अब लेते हैं, एक बात और रहेगी इसके अंदर, जो ऊर्जा हानि है वो हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। इसके अंदर एक बात और रहेगी कि विभव में कितना परिवर्तन हुआ, कि हमने पहले कह दिया इसमें विभव कितना था, V1 था, बाद में कह दिया विभव कितना हो गया, V हो गया। तो पहले चालक के में विभव में कितना परिवर्तन हुआ है और दूसरे चालक के विभव में कितना परिवर्तन हुआ है, ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, अंतर ले लें सिंपल। पहले जैसे पहले चालक के विभव में परिवर्तन ज्ञात करना है, तो पहले विभव कितना है, V1 है, बाद में कितना है, V है, तो बाद वाले में से पहले वाला घटा दो, V - V1 कर दो, पहले में परिवर्तन आ जाएगा, और V - V2 कर देंगे तो दूसरे में परिवर्तन आ जाएगा। तो सोल्व करने से अब इसके लिए एक बात और भी ले सकते हैं कि हम ये ध्यान रखें आप कि एक का विभव हम ज्यादा मान लें, दूसरे का कम मान लें, उसके अकॉर्डिंग भी सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट रैंडमली भी सोल्व कर सकते हैं। रैंडमली सोल्व करेंगे तो रिजल्ट जो हमारे किताबों के रिजल्ट से मैच नहीं होंगे, वो नेगेटिव आ सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा उसके अंदर। जैसे समझ में पहले मुझसे कि इसका विभव मान लेते हैं कि इसका जो विभव है V1 इज ग्रेटर देन V2, तभी तो बाद में बराबर हुआ, पहले बराबर है तो फिर जोड़ने के बाद, जैसे मान लो कोई कहते हैं पहले बराबर होगा तो V1 और V2 दोनों एक जैसे हैं, 50-50 वोल्ट है मान लो, तो जोड़ने के बाद में फिर चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, यानी बाद में भी वो स्थिति रहेगी, तो ये प्रोसेस नहीं होगा। ये प्रोसेस कब होगा, जब डिफरेंस होगा तभी ये प्रोसेस होगा, वरना नहीं होगा। अब जैसे V1 इज ग्रेटर देन फ्रॉम V2, अगर ये एज्यूम करके हम चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, V1 ज्यादा है और यहां से तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों का विभव समान ही हो जाता। तो यहां से क्या हो गया, विभव कम हो गया, कुछ इधर गया है, तो बाद में जो विभव हो तो दोनों का क्या हो गया, दोनों का बराबर है। लेकिन पहले ज्वाइंट करने से पहले कौन सा विभव ज्यादा हुआ, ये ज्यादा था, तो अगर इसमें परिवर्तन निकालना है तो V1 में से क्या घटा देंगे, V घटा देंगे। दूसरे में क्या चेंज हुआ है, इसका तो कम था, इसका तो बाद में क्या है, बढ़ा है, इसीलिए इसका परिवर्तन निकालना है तो क्या निकालेंगे, V - V2 निकालेंगे। अगर ये ध्यान रखेंगे तो फिर वो जो माइनस वाली गलती मैं बता रहा हूं वो नहीं होगी। दूसरा रैंडमली निकाल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है बुक्स के अकॉर्डिंग चले।
तो आप रैंडमली निकालोगे कि v माइनस v1 कर दो, v1 में परिवर्तन, v माइनस v2 कर दो, v2 में परिवर्तन, लेकिन वो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव सिंबल क्या बताएगा? नेगेटिव सिंबल ये बताएगा कि हम जो डायरेक्शन लेकर चल रहे हैं उसके अपोजिट काम हुआ है। ठीक है, v हमने इसमें से घटाया, v में से घटाया, लेकिन घटना किसमें से चाहिए था? इसमें से घटना चाहिए था। ठीक है, तो आप ये मान के चल लें कि v1 इज ग्रेटर देन v2 है। तो यहां माना v1 इज ग्रेटर देन v2, तो v1 का मान ज्यादा है। ठीक है, अतः आप ये बात भी ध्यान रखें कि v1 इज ग्रेटर देन फ्रॉम v। इसका मतलब क्या हुआ कि बाद में जोड़ने के बाद जो पोटेंशियल है उसकी तुलना में पहले चालक का विभव ज्यादा है। आगे समझे। और दूसरी बात, अगर इसी का तुलना करें तो v2 इज लेस देन फ्रॉम v, तो आपको क्या करना है? ज्यादा में से कम घटाना है, तो दिक्कत वो माइनस वाली दिक्कत नहीं आएगी। आपको रिजल्ट जो है वो बुक्स के अकॉर्डिंग मैच हो जाएंगे। बाकी ऐसा जरूरी नहीं है, आप करके जब भी जहां पर भी हम दो पार्ट्स की बात करते हैं कि ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, एक को हम क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, दूसरे को आप खुद भी जरूर करके देखें कि रिजल्ट वही आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी, पता भी चल जाएगा। तो अब यहां से चालक एक में, यानी चालक ए के विभव में परिवर्तन डेल्टा v1 मान ले। तो अब देखो कौन सा ज्यादा है? माइनस तो बाद वाले में से करना है, बाद का तो दोनों में बराबर है, लेकिन पहले देखें तो पहले और बाद की तुलना करें तो पहले चालक के लिए ए के लिए क्या होगा? पहले वाला मान ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा में से हम हटा देंगे, v1 माइनस v कर दो। तो v1 की वैल्यू क्या है? v1 की वैल्यू तो v1 ही है, और v की वैल्यू क्या है? ये भी समीकरण 3 से, तो c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन c1 प्लस c2। वैल्यू इसको एलसीएम लेकर सोल्व कर लो, c1 प्लस c2 एलसीएम आ गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे c1 v1 प्लस और c2 v1, और ये माइनस c1 v1, और ये भी माइनस हो जाएगा c2 v2। तो यहां से c1 v1 कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई? दोनों में c2 कॉमन आ गया, तो c2 इंटू क्या आ गया? v1 माइनस v2 अपॉन c1 प्लस c2। ये किसका फॉर्मूला आ गया? डेल्टा v1 का फॉर्मूला आ गया। इसी तरह से आप डेल्टा v2 को निकाल सकते हो। डेल्टा v2 निकालने के लिए क्या करो? चालक b के विभव में परिवर्तन, ये लिख देता हूं, सोल्व कर लेना। चालक b के विभव में परिवर्तन, तो b के विभव में परिवर्तन निकालना है। तो बाद में देखो इसमें क्या था? पहले इसका तो विभव कम था, बाद में इसका ज्यादा हुआ है। ठीक है, इसीलिए कम है, तो v का जो मान है वो क्या है? v2 का मान लेस देन v है, इसलिए क्या करना है? जो यहां में v1 माइनस v दिया था, यहां क्या लेंगे? v माइनस v2 लेंगे। ठीक है, और बाकी अगर ऐसा नहीं ध्यान रहता है, आप उल्टा कर देते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई बात नहीं काटे जाएंगे कभी भी, वो भी सही है। तो यहां से डेल्टा v2 इज इक्वल टू क्या आया? v माइनस v2। अब v की वैल्यू क्या है? c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन c1 प्लस c2 माइनस v माइनस v2। अब इसका वही एलसीएम ले लो, c1 प्लस c2 एलसीएम आ गया, तो c1 v1 प्लस c2 v2 ऐसा कैसा? इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस c1 v2 माइनस c2 v2, तो c2 v2 कैंसिल आउट हो गया, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? c1 कॉमन आ रहा है, c1 इंटू v1 माइनस v2 अपॉन c1 प्लस c2। ये किसकी वैल्यू आ गई? डेल्टा v2 की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से अगर प्रूव करने को कहा जाए तो सारी बातें कभी नहीं आती हैं, कोई एक दो बात पूछ लेंगे, जैसे मान लो परिणामी विभव का पूछ लिया तो आपको पता, लेकिन आप कुछ भी पूछ लें, आपको यही बातें यूज करनी है कि पहले अलग अलग था तो c1 इज इक्वल टू c1, q1 इज इक्वल टू c1 v1, अलग अलग वैल्यू है c1 q1 v1,
C2 Q2 V2, और जब दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो फिर वहां चार्ज ट्रांसमिशन होता है। उसके बाद में तब तक होता है जब इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। इक्विलिब्रियम में तब आएंगे जब दोनों पे विभव का मान एक समान हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, बाद में विभव बराबर हो जाएगा। फिर हम थोड़ा सा अगर ध्यान रखें तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि अगर आवेशों में अनुपात लेना है, बाद वाला लेना है, पहले वाला तो कोई मैटर ही नहीं है, वो तो वैसे भी अलग अलग है। बाद वाला अनुपात लेना है तो Q1 डैश अपन Q2 डैश ले लेंगे। फिर घटाना है आपको कि वोल्टेज में कितना परिवर्तन है, कितना वोल्टेज ट्रांसफर हुआ, तो फिर उसके लिए भी आप क्या करो, माइनस ले लो। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक बात और है कि ऊर्जा हानि को हम कल की क्लास में करेंगे। ऊर्जा हानि में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कल फिर हम डिस्कस करेंगे। ये बात हम लेकर चलेंगे क्योंकि टॉपिक है ये आवेशों का पुनर्वितरण है ऊर्जा हानि संयोजन से। संयोजन के कारण ही रिजल्ट चेंज हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, पहले की ऊर्जा निकाल लेंगे अलग अलग। इसकी है ना 1/2 CV स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर हो जाएगी, इसकी C2 V2 स्क्वायर हो जाएगी। इसमें क्या होगा, V सेम आ गया तो इसकी C1 V स्क्वायर, इसकी C2 V स्क्वायर। ठीक है, टोटल निकाल लेंगे, ये वहां से V की वैल्यू की फॉर्म में रिजल्ट आ जाएंगे, V की वैल्यू ये यूज करेंगे और उसको टोटल ऊर्जा जो है वो निकाल लेंगे कि बाद में कितनी ऊर्जा हो गई, पहले कितनी ऊर्जा थी। फिर क्या करो, घटा दो, बाद वाले में से पहले वाले घटा दो, कितनी ऊर्जा आनी हुई है वो हमें पता चल जाएगा। तो इस बात को हम कल सोल्व करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहे, रिवाइज जरूर करें, इनको रफ वर्क जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें दिक्कत रहेगी। इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर करें। भाई कल की क्लास में करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि नोटिफिकेशन जो आपको मिल जाए, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको पता चलता रहेगा टाइम टाइम पर जब भी क्लासेस अपलोड होगी। बाई चांस टाइम आगे पीछे हो जाए तो आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, तब तक पढ़े।